हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बच्चे आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 4। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस होती है बच्चे, उसमें हम क्या करते हैं, किसके बारे में पता लगाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 4 ऑफ इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्लास 11 चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले मैं पूछने वाला हूँ आपको कि भाई जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, आपने स्टार्टिंग से लेक्चर अगर आप देख रहे हो तो आपको पता होगा कि जो एनालिसिस होता है वो कहीं ना कहीं किसके बारे में होता है कि कोई कंपाउंड लिया है, कोई मॉलिक्यूल लिया है, कोई एलिमेंट लिया है, उसके बारे में आप चेक करते हो, कंपोजिशन चेक करते हो, किससे मिलकर बना हुआ, कितना परसेंटेज है, कितना ग्राम है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा मेल्टिंग पॉइंट है, कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है। बच्चे ये जब आपका एनालिसिस होता है तो ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, नाम से पता चलता है कि क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जो पूरा ओवरऑल जो मैंने आपको समरी बताया उसमें से सिर्फ क्वांटिटी की बात होने वाली है। मतलब परसेंटेज, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, ग्राम, जो मैं बोलता हूं ना कि कहीं ना कहीं वेट, मास, ठीक है, ये सब मैं क्या करने वाला बच्चे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है बच्चे, वो अगर आपके पास कोई कंपाउंड है तो उसमें मैं चेक करूंगा कि इस कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट, कौन सा एटम ये मिलके बना हुआ है। व्हाट इज द कंपोजिशन फॉर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, इस कंपाउंड का क्या कंपोजिशन है, और इस कंपोजिशन में पर्टिकुलर एलिमेंट कितना परसेंट में है, कितना ग्राम है, कितना इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ये सारी चीजें मैं कहाँ पे डिस्कस करता हूँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डिस्कस करता हूँ। क्लियर है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है सिर्फ वेट और मास से रिलेट नहीं करता, बल्कि परसेंट से भी रिलेट करता है कि कितने परसेंटेज में वो इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। सिर्फ परसेंट ही नहीं होता है बच्चे, बल्कि अगर इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कोई चीज़ है तो आप चेक करते हो कि कितना वॉल्यूम इसके अंदर है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड का भी जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका भी हम कहीं ना कहीं मेजरमेंट करते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कि कम है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ कि ये कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो कहीं ना कहीं कम इफेक्टिव होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल में क्या होता है बच्चे, हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं या फिर चेक करते हैं या फिर हम उसका रेशियो निकालते हैं या फिर उसका हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं, इसके नोट्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको एक और क्लियर पिक्चर मिले कि यार इसको लिखेंगे कैसे हम। क्योंकि देखो क्या होता है, एक्सप्लेनेशन में चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो आपको समझ में तो आ गया है, लेकिन शुरुआत कैसे करें वो नहीं पता चलता है। तो इसीलिए मैं हर लेक्चर में आपको एक टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन होता है उसके साथ में मैं आपको उसका रिटर्न नोट्स देता हूँ, ताकि जो बच्चे लिखने के मामले में थोड़े से कहीं ना कहीं पीछे हैं उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो पीछे नहीं रहने चाहिए बाकी बच्चों से। तो चलो शुरू करते हैं इसका राइटिंग पार्ट, इसका नोट्स। ओके बच्चे, तो अब मैं बात करने वाला हूँ अपने जो केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस का जो नोट्स है, अब मैं वो आपके सामने रख दिया हूँ। और मैं अब इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप जो इसका इन्फॉर्मेशन होता है कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे और क्या है इसका मीनिंग। जो मैंने एक्सप्लेन किया बच्चे वही सेम चीज़ है। आप जरा देख लीजिए इसका जो लैंग्वेज है कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है बच्चे, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो क्या इन्वॉल्व करती है, वो इन्वॉल्व करती है बच्चे मेथड सच है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज, constituents element and concentration of a known compound in the given sample। मतलब अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हो तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि मैंने मिथाइल अल्कोहल लिया, ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे मैंने मिथाइल अल्कोहल है जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH। अब इस मिथाइल अल्कोहल के फॉर्मूले में आप देखेंगे कि सर कार्बन कितना परसेंटेज है, हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है, जो ऑक्सीजन वो कितना परसेंटेज है, मतलब उनका परसेंटेज। या फिर कोई बड़ा कंपाउंड ले रहे हैं जिसके अंदर मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालने के, भाई ये कितना कॉन्सेंट्रेशन है, चलेगा। तो ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए चेक करते हैं। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, जैसे परसेंटेज हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट हो गए, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट में लेने वाला हूँ, किस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट का कितना परसेंट होगा, देन कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात करने वाला हूँ, चलेगा। तो ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके लिए मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा जब मैं उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने वाला हूँ। दूसरी बात, अगर मैं कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेता हूं, जरा ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं कोई इनऑर्गेनिक जो सिंपल सा कोई इनऑर्गेनिक अगर मैंने कंपाउंड लिया है तो उसके अंदर मैं क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा कि भाई उसका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे हो रहा है या क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब है कहीं ना कहीं ब्रेक होना, ठीक है, चीजें कैसे टूट के निकल रही है और क्या क्या निकल रहा है उसमें से, पहली बात। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर मैं दो सोल्यूशन को आपस में मिला रहा हूं तो उनका रिएक्शन कब तक चलेगा, तो टिल इट्स कंप्लीशन, मतलब कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू सोल्यूशन टिल इट्स कंप्लीशन। क्या उनका जो सोल्यूशन है वो रिएक्ट होने के बाद खत्म हो गया तो उसके बाद उसका जो प्रोडक्ट बनेगा या फिर जो सोल्यूशन, जो नया सोल्यूशन बनेगा वो कितना ग्राम, कितना उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, क्या उसका परसेंटेज होगा, ठीक है। और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है बच्चे, वो और एक इंपॉर्टेंट चीज लेके चलती है, वो इन्वॉल्व करती है मेजरमेंट ऑफ
क्वांटिटी सच एज मास एंड वॉल्यूम। तो जनरली हम मास, वॉल्यूम, परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन, इन्हीं 4-5 फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, जो हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसको हम क्या करते हैं बच्चे, कैटेगराइज करते हैं। तो ये हमारे सामने आपका जो पूरा का पूरा आंसर आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए इसे। और ये हमारा जो छोटा सा एक कंटेंट था कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में, वो मैंने यहाँ पे खत्म किया। चलेगा, तो बच्चे ये लेक्चर नंबर 4 जो चल रहा है हमारा, इसमें मैंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस खत्म किया हुआ है, चेक कर लीजिए जल्दी से। चलो, तो अब मैं बात करने वाला हूं मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन और एरर एनालिसिस है क्या, पहले जरा समझ लेते हैं। फिर नोट्स मैंने ऑलरेडी लिखा है बच्चे आपके लिए, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। मैथमेटिकल एनालिसिस और अगर मैं बात करूं कि एरर एनालिसिस, ये होता है क्या कि मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कर रहे हो और फिर उसके बाद आप उसको एरर ढूंढ रहे हो कहीं पे। जनरली क्या होता है कि जब आप क्वांटिटी से डील करते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए कि कोई मॉलिक्यूलर वेट है या फिर कोई परसेंटेज है या फिर कोई कंपाउंड है, उसका वजन आप निकाल रहे हो, ठीक है, उसका मास निकाल, उसका वेट निकाल रहे हो। तो जनरली क्या होता है बच्चे, जैसे हम बोलते हैं कि 1 ग्राम सॉल्ट, 2 ग्राम सॉल्ट, वैसे ही कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके मास जो होता है बच्चे बहुत ही कम आता है, मिली में आता है, माइक्रो में आता है, ऐसे भी मास आते हैं, ठीक है। लाइक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप डील कर रहे हो, ठीक है, या फिर मास ऑफ एटम से आप डील कर रहे हो। तो जब ऐसी चीज़ों से आप डील करते हो ना, तब उसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, अदरवाइज एक लार्ज डिफरेंस आ जाएगा आपके आंसर में, समझ रहे हैं। तो जो एनालिसिस वाले जो बंदे होते हैं, मतलब कि जो कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री में बात करो, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं, जब ये लोग अपना डेटा कहीं ना कहीं रिपोर्ट करते हैं तो इनको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है कि किस तरह से अपना डेटा रिपोर्ट करें। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर समझो मेरा आंसर है 5.2 इंटू 10⁻13, ठीक है, 5.2 इंटू 10⁻13। अब 5.2 इंटू 10⁻13 अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊं, शायद अगर कैल्सी में तो शायद ऐसा हो सकता है कि 5.2138 रहा होगा, लेकिन सामने वाले ने सिर्फ 5.2 तक ही इंक्लूड किया। देखो जरा मैं क्या बता रहा हूँ, जरा ध्यान दो यहाँ पे, समझो कि मैंने क्या बोला कि जो इन्फॉर्मेशन है हमारा वो था 5.2136 इंटू 10⁻13 था, इतना ग्राम कोई वजन है, ठीक है, इतना ग्राम कोई तो एक मास है जिसका इतना वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन सामने वाले ने रिपोर्ट कैसे किया, सामने वाले ने रिपोर्ट किया 5.2 इंटू 10⁻13। उसे क्या लगा कि दोनों का वैल्यू तो नियर अबाउट सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे यहाँ पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे फर्क पड़ सकता है, ठीक है, यहाँ पे फर्क पड़ सकता है। या फिर अगर मैं इसको माइनस के फॉर्म में ले लेता हूँ, देख लो जरा यहाँ पे 5.2136 इंटू 10⁻13 मैंने ले लिया, ठीक है, और सामने वाले ने रिपोर्ट किया 5.2 इंटू 10⁻13। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है बच्चे, आप समझ रहे हैं डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, ये भी तो कुछ ना कुछ फैक्टर दिखाएगा जो आप नेग्लेक्ट कर दे रहे हो। तो आपको मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है पहले वो समझना है और कैसे रिपोर्ट करना है वो पता होना चाहिए। इन दोनों में बच्चे आपको एरर मिलेगा, इन दोनों में भी क्या मिलेगा, आपको एरर मिलेगा। तो वो एरर को आपको क्या करना है, रिपोर्ट करते समय मिनिमाइज करना है। तो आपको अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं, मतलब कैसे ये चीजों को हम कन्वर्ट करते हैं, वो मैं अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लेक्चर में जस्ट एक रफली छोटा सा थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन समझना है कि भाई जब भी हम कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस जनरली हम यूज करते हैं टर्म क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी केमिस्ट होंगे जो एनालिटिकल केमिस्ट्री से डील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब करते होंगे तो वो इस बेसिस पे करते होंगे कि चीजों को कम से कम एरर के फॉर्म में ऑब्जर्व करते होंगे, मतलब मिनिमाइज द एरर, जो उनका एरर होगा वो बहुत कम करते होंगे। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होगा उनका इस तरह से होना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड लेवल पे हो, ताकि जो सामने लोग रिपोर्ट करें तो उसको भी क्या हो, इजीली चीजें समझ में आए। अब इसको तुम इस तरह से नहीं लिख सकते बच्चे 0.0000, क्योंकि इसको जनरली हम कैसे लिखते हैं, अगर 0 के फॉर्म में लिखना हुआ तो समझो -13 है, मतलब 0.00000012 जीरो ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देना बोलेंगे सर 5 तो ऐसे ले लूँ चलेगा, इतना ग्राम। तो बच्चे ये एक रॉन्ग मेथड हो गया लिखने का। तो आपको रिपोर्ट कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कंसर्न, क्योंकि आप जब इसको ना आप ऐसे लिखेंगे तो सामने वाला कहीं इसको 0 कंसिडर कर ले, या आप खुद बोलेंगे तो सर ये तो 0 के बराबर हो रहा है, इसको तो हटा दो, इसका कोई वैल्यू नहीं आ रहा। नहीं बच्चे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ एटम, इन सब का जो वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं ऐसे ही आने वाले हैं, बहुत ही छोटे वैल्यू होते हैं, ये पिकोमीटर में आते हैं। इनफैक्ट ग्राम के अंदर जो होते हैं ना बहुत कम ग्राम होते हैं, किलोग्राम तो होगा ही नहीं, मिलीग्राम ले सकते हो या फिर उससे छोटे जो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, इन सब टर्म में आपको मिलते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन यही है कि इनको हम रिपोर्ट कैसे करें, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसर्न। तो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है और जो एरर एनालिसिस है वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जरा देख लो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस क्या बोल रहा है बच्चे, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज अ ग्रेट कंसर्न इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये सही बात है,
आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना, मतलब कि जो आपने रिपोर्ट मिला है आपको, वो रिपोर्ट आपको वहां पे देना, आपको समझना कि मैं जो दे रहा हूं वो सही है कि नहीं, या कितने हद तक वो सही है, या आपको मेजर करना, वो बहुत बड़ा एक टास्क होता है बच्चे। क्योंकि आप किलोग्राम से डील नहीं कर रहे हो, आप टन से डील नहीं कर रहे हो, आप मिलीग्राम से डील करते हो, वो भी 10⁻12 -13 -15 -36 इस तरह चीजों से डील करते हो, जो कि बिल्कुल जीरो के एकदम नजदीक होती हैं। तो ऐसी चीजों के लिए क्या होता है, आपका जो एक्यूरेसी लेवल है, आपका जो बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन लेवल है कि रिपोर्ट करते समय वो बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एक्यूरेसी होती है बच्चों, वो एक ग्रेट कंसर्न, मतलब एक चिंता वाली बात होती है जनरली। देयरफॉर इसीलिए एनालिटिकल जो केमिस्ट होते हैं बच्चे, हैज टू नो हाउ टू रिपोर्ट द क्वांटिटेटिव एनालिटिकल डेटा। मतलब कि जो केमिस्ट होते हैं बच्चे, कौन से केमिस्ट, एनालिटिकल जो केमिस्ट होते हैं, मतलब कि जो इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करके देखते हैं कि कौन सी चीजें कितनी है, जो परसेंटेज चेक कर रहे हैं, जो फंक्शनल ग्रुप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमें रिपोर्ट करने का तरीका क्या है। कोई केमिस्ट इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, कोई केमिस्ट इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, तो सामने वाला जिसके पास रिपोर्ट जाएगा, दे विल गेट कंफ्यूज्ड। वो उनको समझ में आएगा भाई कौन सा लेना है, हमें क्या पैटर्न है। इसीलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है बच्चे, वो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक नोटेशन के थ्रू चलती है, जो मैं अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। साइंटिफिक नोटेशन करके एक टॉपिक है, जो अगले लेक्चर में भी सिखाऊंगा आपको, लेक्चर नंबर 5 में चलेगा। तो ये समझ में आएगा सबको। इंडिकेटिंग द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूरेसी, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि भाई कि सामने वाला जो है कितना एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है, इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। कोई डाउट है किसी को, छोटा सा टॉपिक था, कोई डाउट है बच्चे किसी को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो इस तरह से जो मेरा लेक्चर नंबर 4 है, मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी इस लेक्चर को देख रहा होगा वो एंजॉय कर रहा होगा, चीज़ों को स्टडी कर रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 11th क्लास का जो लेक्चर चल रहा है बच्चे, इसको आप पढ़ रहे होंगे, उसको बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है अपने आप को। ठीक है, न तो आपको किसी और को रोकना है, न तो अपने आप को रोकना है। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके लेक्चर को स्प्रेड करो, ताकि लोगों को पता चले कि ठीक है 11th का जो केमिस्ट्री है बच्चे, वो अच्छा खासा चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जो पोर्शन है वो जल्दी से जल्दी मैं खत्म कर दूँ। ठीक है, कॉलेज अभी आपका शुरू नहीं हुआ, तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बहुत से लोगों के कॉलेज शुरू भी हो गए, शायद कॉलेज में पोर्शन चालू भी होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे भी आपका पैटर्न होगा। बहुत से महाराष्ट्र के कोने की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हर एक कंटेंट मैं यहाँ पे करा के दूंगा अच्छे से, हर एक चीज़ लिखा के दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लिखाने का लॉजिक मैंने आपको पहले से बोलते आ रहा हूँ, क्यों लिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अपना खुद का नोट्स बनाओ। मैंने बच्चे कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, बच्चे बोल रहे कि सर आप PDF नोट्स देंगे क्या। मैं आपको बता दूँ कि खुद का लिखा हुआ नोट्स बच्चे, सारे नोट्स के आगे, सारे नोट्स अगर आप ले लेंगे, अगर आप सारे नोट्स ले लेते हैं और आपका एक साइड में खुद का लिखा हुआ नोट्स है, तो मैं बोलूंगा बच्चे आपका खुद का लिखा हुआ नोट्स जो है वो सारे नोट्स को पीछे छोड़ देगा, सारे अच्छे नोट्स को पीछे छोड़ देगा, चाहे वो भले किसी बड़े प्रोफेसर का लिखा हुआ क्यों ना हो। क्योंकि बच्चे जब आप किसी चीज को देखते हो, पढ़ते हो, ऑब्जर्व करते हो और उसके हिसाब से आप अपना फ्रेमिंग करते हो, अपना आंसर लिखते हो, तो ये मैंने तो ऑलरेडी आपका नोट्स लिखा ही है, बस आपको अपने हैंडराइटिंग में कॉपी करके लेना है, एक नोटबुक में प्रॉपर आपके पास होना चाहिए कि यार मेरा केमिस्ट्री का परफेक्ट एकदम जो है ना, एकदम परफेक्ट मेरे पास नोट्स है, कोई मुझे टेंशन नहीं है। चलेगा, तो इसी के साथ मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आपका प्यारा सा चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बच्चे करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।